हम्म। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की पावर। वी शुड गिव देम कॉन्फिडेंस दैट इट्स ओके टू मेक है कि मिस्टेक्स। अगर मैं एक एआई टूल का यूज़ नहीं भी कर रहा हूँ और भी कुछ कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं अपना डेटा एआई को फीड कर रहा हूँ उस समय। एग्जैक्टली एज अ सटल मार्केटिंग हमें ऐसा लगता है कि अच्छा एआई दिखा रहा है तो ये शायद लाइफस्टाइल का पार्ट है या ये समथिंग ट्रेंडिंग है। हाँ। वर्ड होता है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा तो या नहीं है हम कुछ टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। अगेन इट्स अ सेंटेंस व्हिच इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट एवर वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। जी, आई एम बेसिकली एन एग्रीटेक साइंटिस्ट। बारे में ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि ये स्प्रेइंग के काम में आते हैं या फिर फर्टिलाइजर स्प्रे करने के काम में आते हैं। लिटरली दे कैन फिट द साइज ऑफ माई पाम। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोमिमिक्री। या फिर एक छोटा सा एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है, वाटर जमा हो रहा है जिसकी वजह से पौधे मर सकते हैं। वी हैव क्रिएटेड अ स्मॉल हनी बी शेप ड्रोन। हम लोग आजकल एक सोलर फोटोवोल्टेक सेल बेस्ड नैनो ड्रोन्स पे भी काम कर ये रहे तो हैं। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन शरद जी। सो टू बी ऑनेस्ट हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक मशीन बनाई है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यस यस, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोटोटाइप वी हैव क्रिएटेड। दीज आर द कंफ्यूज्ड पीपल जिनको हम लोग एनहिडोनिक लोग बोलते हैं, तो हमने नाम दिया है मूड मेकर। ऐसे मॉल में जाते हुए डर लगेगा कंज्यूमर्स को कि दे हैव बीन जज्ड। And as a result they became more empathetic. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। शी इज़ एन असिस्टेंट डीन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एट बीएमएल मुंजाल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। She has done her PhD from Drexel University, USA, and she has also did two postdoctoral research fellowship. The first one was at Erasmus School of Economics, Netherlands, and she is currently pursuing her second postdoctorate at University of Groningen, Netherlands. And she did two executive postgraduate certificate programs from IIM Indore and IIM Lucknow. She has done 70 plus research papers, and she is the author and editor of six academic books. She has deep expertise across agriculture, artificial intelligence, consumer behavior, marketing and business analytics. तो स्वागत करते हैं जॉली जी का। थैंक यू जॉली जी फॉर गिविंग अस टाइम एंड टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Thank you Sharad ji for inviting me. तो अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आजकल काफ़ी बज़ में है और काफ़ी इन 2 सालों में काफ़ी तरक्की की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शरद जी बहुत ही रेलेवेंट, कंटेम्प्रेरी एंड बहुत ही टाइम सेंसिटिव क्वेश्चन है। सो यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड बैक वे बैक इन 90s। ये कोई बहुत नई टर्म नहीं है। इसकी जो फाउंडेशन थी ये अर्ली 90s में ही रखी जा चुकी थी। बट अलोंग एज द टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोग्रेस्ड वी गॉट मोर क्लोजर टू टेक्नोलॉजी। सो एनी कॉम्बिनेशन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन, आई वुड से मशीन लर्निंग, या फिर जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ह्यूमन इंटरैक्शन, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, ये तीन चीज़ें जहाँ मिल जाती है इट क्रिएट्स अ टेक्नोलॉजी नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इंसानों की सोच को समझ सकती है, उसको प्रोसेस कर सकती है और आपको इंसानों जैसा ही सजेशन प्रोवाइड करा सकती है या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड करा सकती है। ओके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब जगह पहुंच चुका है और आपने हमने बात भी करी थी कि इसमें कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के लिए एक खतरा भी है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम बात करते हैं उसकी तो वो आप कैसे देखते हैं कि कैसे उसको खतरा है और क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? ये आपने बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो आई थिंक जितनी भी मदर्स हैं, यंग मदर्स, वो बहुत अच्छा रिलेट कर पाएंगी। सो टू आंसर क्वेश्चन इन अ बेटर वे, अगर मैं आपसे 15 की टेबल पूछूं तो आई थिंक आप बता देंगे, आपको याद होगा, हम्म। राइट? अगर हम हमारे दादाजी से 30 या 35 की टेबल पूछो उनको वो भी याद होगा, हम्म। राइट? लेकिन अगर आज आप एक सेकेंड क्लास या 5 क्लास के स्टूडेंट से पूछेंगे कि व्हाट इज़ द टेबल ऑफ 8, शायद वो ना उतना उसको याद कर पाएगा। द फर्स्ट थिंग ही और शी वुड डू इज़ टू टेक आउट द फोन एंड टू आस्क चैट जीपीटी टू गिव द टेबल, है ना? हम्म। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की पावर टू प्रोसेस योर थॉट्स
with a confidence that whatever I am doing is right. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंस इज़ फाइन, बट जो जेन जी और जेन एल्फा की जो ओवर डिपेंडेंस है, दैट इवन फॉर राइटिंग अ सिंपल ईमेल, सिंपल लाइंस, दे वांट टू क्रॉस चेक, दे वांट टू क्रॉस वेरीफाई कि हमने सही लिखा है, हमने गलत लिखा है, हम इसको और कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि हमारी एक जो नेचुरल दिमाग की जो क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, उसको इम्पेयर कर रही है या उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रही है। सो वाइल artificial intelligence has made our lives easy, and it's very good that our generation is using artificial intelligence. रिपीटेटिव वर्क्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, रिपीटेटिव कैलकुलेशंस जो होते थे बैंकिंग सेक्टर में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो कम हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ड्रास्टिक डाउनफॉल दिखता है। आजकल के स्टूडेंट्स कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाके अपने थॉट प्रोसेस को कंफर्म करते हैं, या एक काइंड ऑफ वैलिडेशन देखते हैं कि हमने ये ईमेल सही लिखा है या नहीं, या फिर हमने इस सब्जेक्ट के बारे में सही से रिसर्च करी या नहीं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर impairing the natural wisdom, natural ability to think in our student these days. राइट। सो कैसे इसमें बाउंड्री को सेट किया जाए कि ये हमारे लिए यूजफुल रहते हुए भी हमारे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को चैलेंज ना करे, उसको इफेक्ट ना करे। तो हाउ अ पर्सन कैन सेट अ बाउंड्री फॉर दैट? आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू मॉनिटर द गैजेट एंड द स्क्रीन टाइम, राइट? सो इफ़ आई टॉक अबाउट आवर जनरेशन, हमारे पूरे घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था। फिर पापा के पास एक मोबाइल फ़ोन आया जिसकी हमें परमिशन दी जाती थी 15 मिनट या 20 मिनट गेम खेलने की या फ्रेंड से बात करने की। आजकल हर घर, रादर हर एक बच्चे के पास अपना खुद का टैब है, मोबाइल फ़ोन है। You have amazing Wi-Fi networks. So I understand we are living in the era of OTT, Netflix, 5G. तो आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड तो नहीं कर सकते, एंड वो होना भी नहीं चाहिए। बट आई थिंक सेटिंग द हेल्दी बाउंड्रीज थ्रू योर लाइफ स्टाइल, थ्रू पेरेंटिंग स्टाइल, इज समथिंग जिसके थ्रू इसकी ओवर डिपेंडेंस को कम किया जा सकता है। तो आई वुड से अगर हम टॉडलर्स की बात करें इन द एज ग्रुप ऑफ 5, 7, 8 ईयर्स, उनका तो स्क्रीन टाइम आई थिंक पर डे 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। इफ़ यू टॉक अबाउट टीनेजर्स, मे बी 13, 14, 15, 16 ईयर्स, दे नीड मोबाइल फ़ोन, दे हैव टू कनेक्ट, सम ऑफ देम यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर देयर एजुकेशनल पर्पसेस ऑल्सो। सो पेरेंट्स शुड हैव अ स्ट्रिक्ट monitoring, like proper monitoring what kind of AI they are using, what is the dependence level। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरा बच्चा अपनी तरफ से एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहा है, या सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस भी नहीं फ्रेम कर पा रहा है। सो दोज थिंग्स शुड बी मॉनिटर्ड, एंड आई थिंक एट द सेम टाइम we should give them confidence that it's okay to make mistakes. We are here to learn, we are here to grow. तो AI के थ्रू हम जो हर चीज़ को ओवर परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड। टू अर्न इज़ ह्यूमन, इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन नेचर, दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व, दैट्स हाउ वी हैव ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे इनोवेशंस इसलिए हुए हैं साइंस में क्योंकि गलतियाँ हुई हैं, राइट? तो आई थिंक एक वो नेचुरल थॉट प्रोसेस बिल्ड होना वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। आपने स्क्रीन टाइम की बात करी, तो स्क्रीन टाइम में मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द यूज ऑफ एआई टूल्स, और इट्स जस्ट लाइक जनरल स्क्रीन टाइम दैट वी शुड लिमिट? So, Sharadji, look, they are all interconnected. Okay, for example, if I am searching a specific type of movies on Netflix, right? और फिर मैं अगर अपने चैट जीपीटी पे के जाके पूछूंगी दैट सजेस्ट मी सम गुड मूवीज इन दिस जॉनर, तो बिकॉज नेटफ्लिक्स के पास मेरी एक मूवी जॉनर की पूरी डिटेल होगी, हिस्ट्री होगी, सो वो मेरे को उसी जॉनर में सजेशंस देगा। सो दीज डेज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर।
इवन समटाइम्स वी डोंट रियलाइज दैट हम जो भी बात करते हैं, द वॉइस नोट्स दैट वी सेंड, और some kind of voice recognition, that also becomes the part of our AI training model. So AI basically sense our environment, राइट? आप विजुअली क्या चीज़ें देख रहे हो, आप किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, सो एवरीथिंग मेक्स एन इम्पैक्ट, राइट? I think screen time includes everything, your texting time, your the shows that you are watching, shopping time, how much you are using chat gpt or other platforms, cloud, gemini, they are all interconnected. तो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं एक एआई टूल का यूज़ नहीं भी कर रहा हूँ और भी कुछ कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं अपना डेटा एआई को फीड कर रहा हूँ उस समय। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर ये पाया गया था कि हम नॉर्मल घरों में जहाँ पे भी एलेक्सा कनेक्टेड है, उन घरों में जो बातचीत चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, शरद जी मैं शूज़ लेना चाहती हूँ, मैं हम्म। अपने घर के आसपास नाइकी के शूज़ का स्टोर देख रही हूँ, हम्म। और एलेक्सा ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, बिकॉज इट कैन वेरी मच सेंस द वॉइस नोट्स और द वोकल वर्ड्स वॉट एवर वी से। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फ़ोन में सर्च करूँगी अपनी शॉपिंग में, मुझे सबसे ज़्यादा शूज़ के एड्स दिखाई देंगे। मैंने ये चीज़ कहीं टाइप नहीं करी है, मैंने ये चीज़ पूछी नहीं है, बट बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई एनवायरमेंट, इट गॉट पिक्ड अप एंड ए आई स्टार्टेड पुशिंग द टारगेटेड मार्केटिंग, सो इट्स एवरीवेयर। राइट, राइट। एक एग्जांपल मेरे को भी याद आता है कि एक ओल्ड मैन थे। तो उन्होंने एक बहुत पुरानी उनकी फोटोग्राफ थी। तो उसमें उन्होंने बोला कि उस एआई टूल्स, अलग अलग एआई टूल्स को यूज़ किया कि वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ थी, उसको सिर्फ कलर करने को बोला। ठीक है, अलग अलग टूल्स को दिया। तो सरप्राइजिंगली मतलब जो आउटपुट आया, कलर तो कर दिया था सबने, अलग अलग कलर, किसने ग्रीन किया, किसने रेड किया, किसने ब्लू किया। बट जो एक चौंकाने वाली बात उसमें आई कि पीछे एक पेड़ था, एक पौधा था टेबल पे रखा हुआ, उसको उसने हटा दिया और उसके जगह चीरियोज के और जो सीरियल्स के जो बॉक्सेस होते हैं आजकल, वो रिप्लेस कर दिया है। तो वो शौक थे क्योंकि उन्होंने बोला नहीं था ये करने को। तो राइट बेसिकली राइट। इसका मतलब इनएडवर्टेंटली एआई आपको कुछ सजेस्ट कर रही है जो कि पता नहीं आपके लिए अच्छा है या बुरा है, दैट वी डोंट नो, बट एटलीस्ट यू हैव नॉट आस्क फॉर इट। Yes, and this is known as a subtle marketing. So, look, generally, AI is being heavily funded by big corporations and big companies. और ये subtle marketing के तरीके होते हैं, जैसे आप पीछे बता रहे हैं चेरियोस का के रैपर्स। सो वो एकदम आपकी मेमोरी में आ गया दैट ओके, शायद मैंने कभी खाया होगा, या जो लोग आपकी फ़ोटो देखेंगे, इट्स अ फ्री मार्केटिंग फॉर दैट कंपनी। सो इट हैपन्स सो मैनी टाइम्स। बहुत सारी जो एआई के थ्रू पिक्चर्स बन के आती है, उनमें रैंडमली कभी कोको कोला की बॉटल आ जाती है पीछे रखी हुई या हम्म। साइड में रखी हुई, या फिर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच या कार आ जाती है। सो दीज आर ऑल वेज ऑफ सटल मार्केटिंग. While it looks visually appealing, it is also a way to attract young people or people in the vicinity towards that product. हमें ऐसा लगता है कि अच्छा एआई दिखा रहा है तो ये शायद लाइफस्टाइल का पार्ट है, या ये समथिंग ट्रेंडिंग है, यू सी। मतलब हम शायद इसकी जानकारी नहीं रखते, लेकिन एआई बता रहा है तो हमें शायद उस पर अट्रैक्शन यस रहेगा। यस 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 यस। तो एक वर्ड होता है फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि यस। ऐसा तो नहीं है हम कुछ ट्रेंडिंग चीज़ों से, मतलब हमें नहीं पता है ये आजकल चल रही हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है हम कुछ टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। सो ये चीज़ें आपके अंदर फोमो क्रिएट कर देती हैं, एंड इट्स जस्ट अ वे ऑफ टेम्परिंग योर थॉट प्रोसेस। तो आप एआई को कैसे देखते हैं, कैसे वो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स इवॉल्व हुआ है? क्या उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं? आपकी रिसर्च, आपने रिसर्च भी कर रहे हैं एआई के ऊपर, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। Sharad ji, if you ask me as a scientist, I think I see AI as a new lifeline to humanity. Now, again, it's a sentence which is contradictory to whatever we have just discussed, Right. right? uh, एआई क्यों
आया दुनिया में या फिर इसका इन्वेंशन क्यों हुआ, बिकॉज कंपनीज वर स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ रिपीटेटिव टास्क, जैसे बैंक के अंदर नोट गिनने का टास्क, कुछ मल्टीपल कुछ एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेशन करने का टास्क, या फिर अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, है ना, डेटा को ट्रेन करने की, टेस्ट करने की बात करते हैं, सो इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस दैट टेक्स लॉट ऑफ ह्यूमन टाइम एंड एफर्ट। ऐसे रिपीटेटिव प्रोसेसेस को कम करने के लिए, रिजल्ट्स को ज़्यादा एफिशिएंटली प्रिडिक्ट करने के लिए एआई जो है वो इतना पॉपुलर हुआ, एंड देन इट इवेंचुअली got diverted in so many streams, videos, photos, different kinds of cognitive intelligence, LLMs आ गए, large language models, जिन्होंने बिल्कुल हमारे सर्च करने का तरीका बदल दिया। ओके, सो आई थिंक इफ़ यू टॉक अबाउट increase in efficiency, yes, it has made us more efficient. Reducing the repetitive task, yes, it has done it for a lot of people in a lot of sectors. Being a companion to the researchers, yes, it is doing it. आपको बहुत अच्छी researches just a click away मिल जाती हैं. So while we have got all these things, एआई के आने के बाद कुछ एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, इज़ दैट कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट फॉर a typical segment now. I think it has made technology as a part of every household, and along with that, I think creative ways में AI ने हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत नेक्स्ट लेवल तक आई वुड से एक अलग ट्रैजेक्टरी प्रोवाइड करी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज से 10 साल पहले एक रिसर्चर की तरह सोचूं, तो मैं कुछ 25 30 50 बुक्स पढ़ूंगी या मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ूंगी टू गेट द नॉलेज अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक। नाउ वी हैव सो मैनी गुड एआई टूल्स लाइक AI, रिसर्च रैबिट, साइट, क्लाउड। तो मैं जो भी अपनी रेलेवेंट रिसर्च है वो बहुत कम टाइम में एक बहुत कंडेंस इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। एंड द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, राइट। सो जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती है उनके लिए कोडिंग बहुत इजी हो गई है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आउटपुट जैसे वीडियोस बनाना, फोटोज़ बनाना, इन्फ्लुएंसर्स के लिए जिनको बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है, उनके लिए चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। एआई हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ ट्रिमेंडसली फॉर गुड, but again I think there is a thin line of balance which needs to be maintained. राइट। तो आप जैसे रिसर्च कर रहे हैं ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उसमें क्या आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, और क्या उसमें रिसर्च कर रहे Sure, हैं? sure. So, Sharad ji, I'm basically an agri-tech scientist. मैं एग्रीकल्चरल एंड नैनो ड्रोन्स में अभी एक्टिवली काम कर रही हूँ। ड्रोन्स आई थिंक आपको पता होगा, इट इज़ बीइंग एक्टिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जिसको हम प्रिसिशन एग्रीकल्चर या स्मार्ट फार्मिंग भी बोलते हैं, राइट। एंड मेजरली ड्रोन्स जो हैं उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि ये स्प्रेइंग के काम में आते हैं या फिर फर्टिलाइज़र स्प्रे करने के काम में आते हैं, बट a very niche field of research is emerging in AI and agriculture, which is known as nano agriculture technology. So nano agriculture क्या होता है? They are very small size drones, मतलब literally they can fit the size of my palm. 250 ग्राम से कम इनका वेट होता है, और इनको स्पेसिफिकली किसी चिड़िया, किसी पक्षी, किसी जानवर के शेप में बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोमिमिक्री। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक ड्रोन बनाया था, जो फर्स्ट नैनो ड्रोन बनाया था। आई एम वर्किंग विद कपल ऑफ साइंटिस्ट इन इंडिया दैट इंक्लूड्स गुड इंस्टीट्यूट्स लाइक इरमा, देन ICAR, देन ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक हमारे फेलो साइंटिस्ट हैं, अमेरिका में हैं, नेदरलैंड्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन में है। सो इट इज़ अ प्रोजेक्ट दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड ट्राइल्ड एंड टेस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अंदर हमने एक छोटा सा ड्रोन बनाया था बटरफ्लाई शेप में, एंड दैट ड्रोन कैन गो वेरी क्लोज टू प्लांट, और बहुत माइन्यूट लेवल पे उसकी क्रॉप सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग हो सकती है कि उस प्लांट में कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल डिजीज़, कोई फंगल डिजीज़ तो नहीं है।
तो उससे क्या होता है कि फार्मर के पास रियल टाइम इंसाइट्स आती है, हर मिनट की इंसाइट आती है कि कल रात को एक छोटा सा फंगल स्पॉट दिखा है तो सुबह तक आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। या फिर एक छोटा सा एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है, वाटर जमा हो रहा है जिसकी वजह से पौधे मर सकते हैं, आप इमिडिएटली उसको कंट्रोल कर सकते हो। सो नैनो ड्रोन एंड AI is a very very niche field but a very emerging field which can change the trajectory of precision agriculture. एक और हमारा इनोवेशन है बी बस। वी हैव क्रिएटेड अ स्मॉल हनी बी शेप ड्रोन, जो कि अपने आसपास के 50 मीटर के रेडियस में, इट इज़ स्टिल इन टेस्टिंग फेज, बट आर एम इज़ कि ये ड्रोन अपने आसपास के 50 मीटर के रेडियस में हनी बीज को नेचुरली इनवाइट करे किसी भी क्रॉप में पॉलिनेशन करने के लिए। एंड गुड पॉलिनेशन मीन्स आपके पास बेटर फ्रूट्स आएंगे, बेटर फ्लावर्स आएंगे, सो योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। So these are the some of the use cases where we are really using AI a lot. So as I have said ke I think from research point of view AI has changed the lives of people, and if we I think use it properly, it can do wonders, it can do miracles, trust me. तो ये जो नैनो ड्रोन्स जो आप बता रहे हैं कि ये राउंड द क्लॉक काम कर सकते हैं, उनको चार्ज वार्ज करना पड़ता होगा, राइट? राइट। सो इसको चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप एक बैटरी ऑपरेटेड, हीलियम बैटरी ऑपरेटेड नैनो ड्रोन आप लीजिए, उसका कुछ 20 मिनट्स का चार्जिंग टाइम होता है और 50 मिनट्स का फ्लाइट टाइम होता है। हम लोग आजकल एक सोलर फोटोवोल्टेक सेल बेस्ड नैनो ड्रोन्स पे भी काम कर रहे हैं। सो यू पुट दैट नैनो ड्रोन फॉर 40 मिनट्स इन सनलाइट एंड देन इट कैन फ्लाई अप टू 3 आवर्स। बिकॉज अगर आप खेतों में जाओगे या बहुत ही अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। सो आई थिंक दिस सोलर नैनो ड्रोन कैन बी अ सोल्यूशन, इट इज़ सस्टेनेबल इन नेचर, एंड इसको बहुत सारे एशिया पैसिफिक और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। तो 3 आवर्स आपने बोला, 3 आवर्स उसका फ्लाइट टाइम है, तो इसका मतलब आपको बहुत सारे ड्रोन्स लेने पड़ेंगे सो दैट। जनरली ड्रोन में कॉन्सेप्ट होता है स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, मतलब कि ग्रुप ऑफ ड्रोन्स, क्योंकि इन ड्रोन्स का साइज़ छोटा होता है। मैंने बताया कि पाम साइज जितना साइज़ होता है ना। और अगर आपका फील्ड बहुत बड़ा है, मान लीजिए 50 हेक्टेयर्स का फील्ड है या फिर 100 हेक्टेयर्स का फील्ड है, जैसे अमेरिका में आपको पता होगा 100 200 हेक्टेयर्स के फील्ड बहुत कॉमन होते हैं क्रॉप्स के। राइट, वहाँ पे किलोमीटर्स तक केवल मोनोक्रॉपिंग होती है, मतलब केवल कॉर्न उगाएंगे फार्मर्स, केवल वीट उगाएंगे। सो हम लोग जो है कभी भी एक सिंगल ड्रोन को मॉनिटरिंग के लिए नहीं भेजते हैं। वी एटलीस्ट सेंड अ ग्रुप ऑफ 20 to 25 ड्रोन्स, जो कि अलग अलग जगहों पे जाके उनकी प्रॉपर मैपिंग होती है, प्लॉट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके बिल्कुल क्लोजली उस एरिया के प्लांट्स की वीडियोस कवर करते हैं, उसको कंपाइल करके एक मोज़ैक बनाया जाता है। जैसे पजल का मोज़ैक होता है वैसे एक मोज़ैक बनाया जाता है। एंड देन यू एनालाइज दैट मोज़ैक के किसके एनालाइज करते हो, कंपेयर करते हो कि कुछ एरिया ऐसा तो नहीं है ज़्यादा ग्रीन है, कुछ एरिया थोड़ा येलो है। सो द पॉसिबल रीज़न कुड बी वहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है या फिर जिंक डेफिशिएंसी है। यू ऑल्सो कंपेयर द इमेजेस कि ये वाली लीव्स हेल्दी दिख रही हैं, इस वाली लीव्स में कुछ ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं, सो प्रोबेबली देयर कुड बी सम फंगल और बैक्टीरियल यू नो इन्फेक्शन। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली इसमें एआई का पार्ट ये है कि एनालाइज करना कि डेटा को, जो डेटा उसने गैदर आई किया है। थिंक फ्लाइट मैप के आपका कौन सा ड्रोन कहाँ पे जाएगा, कितनी देर स्टे करेगा, किस एंगल में पौधे की फ़ोटोज़ लेगा, तो, फ़ोटोज़ कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना, हम्म, एनालिसिस करके रिजल्ट्स देना, और साथ के साथ फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करना कि आपने अगर इस पौधे में 3 दिन के अंदर अंदर इंसेक्टिसाइड नहीं डाला तो इट विल डाई, और अगले 7 दिन में ये डिजीज़ जो है वो आपके आसपास के 5 मीटर के रेडियस में भी फैल जाएगी। इस लेवल का प्रिडिक्शन करना, इट्स ऑल बीइंग डन यूजिंग एआई। और इनकी यूजुअली कॉस्ट क्या हो सकती है जब वो प्रोडक्शन में आएगा तो? That's a great question, Sharaji. So, to be honest, any project when it is in experimental stage or testing stage, the cost is always high. बिकॉज आपको बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोटाइप्स टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ प्रोटोटाइप्स क्रैश भी हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं।
But we are trying when we launch it, for example, in India. So the cost of single nano drone should be somewhere around, I would say, 8 to 10,000, so that it is affordable for farmers. अभी तक जो है वो इंडियन फार्मर्स लार्ज ड्रोन्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट एटलीस्ट अगर हम नैनो ड्रोन अफोर्डेबल बना पाएँ, सो इवन स्मॉल फार्मर्स जिनके 2-2 बीघा की ज़मीनें हैं, वो भी कम से कम 1 या 2 ड्रोन्स परचेज करके और ये क्रॉप सर्विलेंस वाले पार्ट पे स्ट्रांग हो जाए. क्योंकि इंडिया में कॉस्ट फैक्टर बहुत ही बड़ा फैक्टर यस, है। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली यू आर राइट. ओके, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड रिसर्च व्हिच इज गोइंग ऑन। और ये एग्रीकल्चर के अलावा और भी किसी उसमें फील्ड में कर रहे हैं रिसर्च, नैनो ड्रोन? हाँ, मैं अभी कंज्यूमर बिहेवियर एंड एआई पे भी काम कर रही हूँ. सो हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक मशीन बनाई है, जिसको हमने एक मॉल के अंदर, जैसे एज वी पास थ्रू द मॉल देयर इज अ स्कैनर, राइट, जो कि आपका मेटल वगैरह सब डिटेक्ट करता है कि कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं है, कोई एक्सेसिव मेटल नहीं है. सो इन दैट ओनली वी हैव पुट अप अ स्मॉल फेशियल स्कैनर मशीन which detects your mood and predict the shopping behavior. So it's a very very interesting, yes yes, it's a very very interesting prototype we have created. और मैं आपको थोड़े से जैसे facial gestures बताती हूँ. तो जैसे आप मॉल में घुस रहे हैं, है ना, और आप इफ़ यू आर स्माइलिंग, या आपकी जॉ लाइन अच्छी है, एंड यू आर स्माइलिंग एंड यू आर लुकिंग अराउंड द मॉल, ठीक है, तो आपके आईज के मूवमेंट्स, आपकी स्माइल से आपका पॉजिटिव मूड सेट हो जाता है कि आप शॉपिंग के मतलब से ही आए हैं. और ये अलर्ट जो है उस मॉल के सारे शॉपकीपर्स को चला जाता है अलॉन्ग विद योर फोटो, कि ये जो कस्टमर है ये अच्छे मूड में आया है, तो ये जिसकी भी शॉप पे आए, प्लीज़ ग्रीट देम, प्लीज़ ट्राई टू सेल देम एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल. देन देर आर सम पीपल हु एंड अप इन मॉल वेरी कंफ्यूज, मतलब वो क्यों आते हैं मॉल में उनको खुद को पता नहीं होता, शायद उनका दिन अच्छा नहीं गया है, या फिर वो बस यूं ही बोर हो रहे थे, सो जस्ट टू सी द थिंग्स, विंडो शॉपर्स, दे किसी कम. की हवा खाने में। यस 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 यस. तो उनके एक्सप्रेशन बहुत न्यूट्रल होते हैं, मतलब वो ऐसे घुसते हैं मॉल में, और वो बहुत देर तक खड़े खड़े यूँ रेलिंग के आसपास देखते रहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ. तो दीज आर द कन्फ्यूज्ड पीपल, जिनको हम लोग एनहिडोनिक लोग बोलते हैं, कि उनको पता नहीं है उनको क्या चाहिए. सो अगेन टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शॉपकीपर्स, दे आर द टारगेट ऑडियंस. जिनको कुछ नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए, उनको आप कुछ भी सेल कर सकते हो. बस आपको कन्विक्शन लेके आना है कि ये चीज़ उन पे अच्छी लग रही है. इसका मैसेज भी हम शॉपकीपर्स को भेज देते हैं कि ही इज़ एनहिडोनिक, ही इज़ नॉट कन्फर्म्ड दैट व्हाट ही शुड बाय, सो प्लीज़ अप्रोच हिम विद डिफरेंट ऑप्शंस, राइट. देन देर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ नेगेटिव पीपल. आप उनको गुस्से में देख लोगे, और या तो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होंगे ज़ोर ज़ोर से, या लड़ रहे होंगे, वाइफ के साथ आए होंगे तो डांट रहे होंगे वाइफ को, बच्चों को डांट रहे होंगे. हम उनके भी नोटिफिकेशन शॉपकीपर्स को भेज देते हैं, प्लीज़ डोंट मेस अप विद देम, कीप योर कम्युनिकेशन लिमिटेड. वो जितनी चीज़ें आपसे मांगे उतना ही दिखाएं, अदरवाइज दे विल टेक आउट द रेज ऑन द सेल्स पर्सन. एंड दिस, थ्रू दिस प्रोटोटाइप, और थ्रू दिस मशीन दैट वी हैव क्रिएटेड, इसको हमने नाम दिया है मूड मेकर. Oh. सो ये मूड मेकर मशीन हमने जिस मॉल में लगाई है, उस मॉल का क्लेम है कि उनकी सेल्स जो है अब तो 38% तक इंक्रीज हो गई है. Oh, wow. बिकॉज because they are able to understand the moods of consumers, and they send the messages about those customers to all the shopkeepers, and they can relate very well कि ये इंसान किस मूड में आया है मेरी शॉप पे. सो या, तो ये इंडिया के किसी मॉल में लगाया है या हाँ, बाहर? ये इंडिया के एक इंदौर के मॉल में हमने इसका ट्रायल किया है. वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड दिस टेक्नोलॉजी ना. राइट, तो इसमें सारे सेल्स पर्सन लाइक शॉपकीपर्स को भी ट्रेन करना पड़ता होगा कि कैसे उसको एनालाइज। Yeah, we there is an app that all the shopkeepers have to download, and every person that passes through that machine gets a random number generated. For example, if I have passed, and if I am the 54th person of that day, so my number will be 54 along with my photo and along with my predictable mood, so that notification will come to the customers immediately. अच्छा, हर एक शॉप
के बाहर भी कैमरास लगे हुए हैं जिसको हमने इस ऐप से इंटीग्रेट करा हुआ है। तो मैं घुसते ही अगर शॉप नंबर 4 में गई तो उनके पास एकदम ऐप पे आ जाएगा, कस्टमर 54 इन वेरी गुड मूड इज एंटरिंग इन योर शॉप, कस्टमर 10 इन बैड मूड इज एंटरिंग इन योर शॉप, कस्टमर 23 कंफ्यूज्ड एंड हेडोनिक इम्पल्सिव। अगर बहुत लोग कुछ चीज़ें बहुत उठा उठा के देख रहे हैं, दे आर इम्पल्सिव इन नेचर, they are not settled with their choices, confused and impulsive customer entering in the shop. So it's a very quick notification you get, and it's all because of AI. तो इसमें जैसे आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं और सबको दिखा भी रहे हैं, तो इसमें कोई पर्सनल डेटा ब्रीच का कंसर्न नहीं है? मतलब No, no, आपको not बताना at नहीं all. पड़ेगा कि आप यू हैव बीन मॉनिटर्ड So, एंड जज्ड? look, CCTV cameras are already the part of mall ecosystem. अगर आप मॉल में आए हैं तो कस्टमर्स को पता होता है our face will be captured, our movements will be captured. So as per, so it is under that legal framework only. We are not recording anything that is not under the rules of consumer consent, right? We are just recording basic facial movements and the body language that will be otherwise also recorded from the point of view of security of the mall. We have just made it more efficient and predictable. ऐसे मॉल में जाते हुए डर लगेगा कंज्यूमर्स को कि दे हैव बीन जज्ड। But actually, yeah, this is actually it's a fear that we also had, to be honest. So scientists लोग भी बहुत डरते हैं, let me be honest. But on the other side, जब इसके टेस्ट रिजल्ट्स आने लगे तो हमें ये पता चला कि through this app and through this mood maker machine, actually the sales people were able to understand the moods of the customer in a better way, and as a result they became more empathetic. जैसे आई स्टिल रिमेंबर एक ओल्ड लेडी, जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था ट्रायल का, एन ओल्ड लेडी वॉज एंटरिंग द मॉल, और वो बहुत ही मतलब दुखी मूड से आई थी, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी। वो आते ही एक साड़ी की दुकान में गई और वो साड़ी वाली सेल्स गर्ल के पास उनका नोटिफिकेशन आ गया। दैट सेल्स गर्ल बिकेम सो एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट लेडी, उनको बिठाया, पानी पिलाया, शी आस्क्ड with a sentence, आंटी हाउ वॉज योर डे, वॉट कैन आई गेट फॉर यू, आपको क्या पसंद है, आपका दिन कैसा गया, आप कुछ पियेंगे। तो उनका वो एक छोटा सा एम्पैथेटिक जेस्चर, टू अंडरस्टैंड समवन बिकॉज शी इज़ नॉट इन अ गुड मूड, उन्होंने आई थिंक कुछ 20 या 25 हज़ार की साड़ियाँ खरीदी उस शॉप से। एंड that was the only shop she visited. So you see, sometimes I think understanding your customer and behaving in an empathetic way can actually increase the sales, because कस्टमर जो है वो ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है आपकी ब्रांड से या मे बी आपके सेल्स पर्सन से, और जहाँ कस्टमर ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है वहाँ वो बार बार शॉपिंग करना पसंद करता है। सो दैट इज़ द ओवरऑल मोटिव। ग्रेट। तो बहुत अच्छी रिसर्च है, मतलब कितना कुछ इंसाइट मिल रहा है इसमें। तो और कोई ऐसी एग्जांपल्स आपके पास हैं रिसर्च के जो ये? Uh, I think for now these are the two major projects on which we are working. But you see, we are working on different prototypes, और इसकी efficiency और increase करना वो बहुत challenging है. So we are constantly improvising the algorithm and the processes. So yeah. ऑलराइट, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू जॉली जी। आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतना कुछ जानने को मिला। Thank you so much, Sharaji, and it was an absolute delight to talk to you in this podcast. Thank you so much for inviting me. श्योर, एंड आशा करता हूँ कि हम दोबारा मिलेंगे पार्ट 2 के लिए, क्योंकि Definitely. डेफिनेटली एक पॉडकास्ट में सब कुछ कवर करना भी पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली आई होप जब हम दोबारा मिले मैं आपको उस मॉल में विजिट करा सकूं। आई ओह वुड लव यस, टू सी व्हाट डेफिनेटली। काइंड ऑफ कस्टमर यू आर। डेफिनेटली देन मैं बताऊंगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू, विश यू अ गुड डे, बाय बाय।